यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, तो आज सी एंटर अकाउंट्स रिवीजन लेक्चर नंबर 5। टॉपिक विल बी और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का टॉपिक करेंगे। कल हमने किया था AS 13 और आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल पोर्शन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया, एक बार डाउनलोड कर लेना। जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं देखा है वो एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर सारे चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13। अच्छा, AS वाला पोर्शन मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको कराया था और उसके नोट्स मैंने आपको सेपरेटली शेयर कर दिए थे। ठीक है, तो वो आप अलग से डाउनलोड करना। और ये हमारे सिर्फ चैप्टर वाले नोट्स हैं जिसमें हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन होगा आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, ये आपका लगभग 10 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा। कितने का आएगा? 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। एक होता है फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट और एक होता है आपका वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट का मतलब क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट जिसमें आपकी इनकम क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे कि बताओ कौन से होंगे इसमें? डिवेंचर, बॉन्ड्स, या आपने किसी को लोन दे रखा है, वो सब आ जाएगा इसमें, गवर्नमेंट लोन वगैरह। ठीक है, तो डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन्स वगैरह ये सब चीज़ें किसमें आ जाएंगी? फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट में, क्योंकि यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? फिक्स रहता है। और वेरिएबल में क्या आएगा आपका? शेयर्स आएगा। शेयर्स में इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है। सब प्रेफरेंस शेयर भी हमारे वेरिएबल है क्या? बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर भी आपका वेरिएबल इनकम आएगा? तो उसका डिविडेंड रेट तो फिक्स होता है। शेयर, पहली बात है सर, डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होता है। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा, अदरवाइज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। इसलिए ये वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर? प्रॉफिट के ऊपर। तो इसलिए शेयर्स हमारे क्या है? वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट है। लेकिन हाँ, लेकिन डिबेंचर, बॉन्ड वगैरह ये सब चीज़ें क्या है? ये सब आपकी फिक्स इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट है। यहाँ पर कंपनीज को, जो भी इन्वेस्टी है, जिसकी आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टिंग कंपनी है, वो क्या करेगी? वो आपको चाहे लॉस भी क्यों ना हो, लेकिन डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा इनमें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? फिक्स इनकम में आपका डिबेंचर आ सकता है, बॉन्ड आ सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकता है, कई बार लिखा होगा गवर्नमेंट लोन, वो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, शेयर्स में फिक्स्ड वेरिएबल इनकम में शेयर्स आएंगे। शेयर्स में आपका प्रेफरेंस भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। मतलब मेरा किसका केस है? डिवेंचर का केस पकड़ के चलता है, डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह का केस पकड़ के चलता है। यहां पर एंट्री देखो एक बार क्या होगी। जब आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है, परचेज करिए इन्वेस्टमेंट, तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो आप एक तो इन्वेस्टमेंट का प्राइस पे करोगे और कई बार आपको इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी पे करना पड़ जाता है। सर, इंटरेस्ट का कंपोनेंट मतलब जिससे आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उसको लास्ट जो इंटरेस्ट मिला था वहां से लेकर जब आप उससे खरीद रहे हो वहां तक का इंटरेस्ट आपको सामने वाले को पे करना पड़ेगा। सर, ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये होता है कि कंपनीज जो होती है वो इंटरेस्ट वगैरह किसको देगी? जिस डेट पे इंटरेस्ट का ड्यू डेट आ गई ना, उस डेट पे जिसके हाथ में इन्वेस्टमेंट है कंपनी उसे इंटरेस्ट दे देगी। अब मान लो लास्ट डेट थी 30 सितंबर, 30 सितंबर को एक इंटरेस्ट मिला और फिर अगला कब मिलेगा आपको? 31 मार्च को मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, 31 मार्च से पहले पहले आपने किसी से इन्वेस्टमेंट खरीद ली है तो सामने वाले को 31 मार्च को इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आप उससे पहले उससे खरीद के लिया है तो अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च पिछले 6 महीने का। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ पीरियड का इंटरेस्ट आपका है ही नहीं, वो तो सामने वाले का है। तो सामने वाला क्या कहेगा कि जब आप खरीद के लेके जा रहे हो ना, तो आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट मुझे पहले ही क्या करो? पे कर दो। तो इन्वेस्टमेंट खरीदते समय आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो पे करनी है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी पे करना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या डेबिट होगा? उसकी कॉस्ट।
और इंटरेस्ट अकाउंट में क्या डेबिट होगा, इंटरेस्ट पोर्शन। इंटरेस्ट पोर्शन कब से कब तक का, ड्यू डेट से डेट ऑफ परचेज तक का, मतलब जब आपने परचेज करी है उससे पिछली ड्यू डेट, वहां से लेकर डेट ऑफ परचेज तक का इंटरेस्ट आपको सामने वाले को पे करना पड़ेगा। बस समझ में आती है। अब ये डिपेंड करता है कि सर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उस कॉस्ट, उस प्राइस के अंदर क्या इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम, अगर मान लो उस प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है तो कोटेशन क्या रहेगी आपकी, एक्स इंटरेस्ट, और अगर उसी प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो कोटेशन क्या कहलाएगी आपकी, कम इंटरेस्ट। अगर तो कोटेशन कम इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट उसमें से अलग करना पड़ेगा, और अगर एक्स इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट अलग से लगाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना, समझ गए, याद होगा ये चीज़। तो कम इंटरेस्ट प्राइस है तो उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूडेड है उसी प्राइस के अंदर, कोटेड प्राइस के अंदर, तो आपको लेस करना पड़ेगा उसमें से। लेकिन अगर वो एक्स इंटरेस्ट है तो आपको इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा ये हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस से डेबिट होता है। तो बोलो हाँ या ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो कॉस्ट आएगी वो तो हमेशा एक्स इंटरेस्ट ही होगी ना, क्योंकि इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट आपने अलग से पे किया है, ठीक है। अगर यही प्राइस आपका कम इंटरेस्ट है तो आपको कम इंटरेस्ट प्राइस में से इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट अलग करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। पहली एंट्री क्लियर है। उसके बाद जब आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट मिला तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ड्यू डेट पे पूरा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, भले ही आपने पहले बीच में इन्वेस्टमेंट क्यों ना खरीदी हो, क्योंकि आप जब आपने खरीदी थी तब आपने इंटरेस्ट उसको पे कर दिया था जिससे आपने खरीदी, जो सेलर था। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होगी, अब आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको पैसा मिलेगा, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या क्रेडिट होगा, कॉस्ट होगी, अगेन एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखो जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची है तो उस दिन तक का इंटरेस्ट सामने वाला आपको पे करेगा, तो एंट्री क्या बनेगी, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगा, इंटरेस्ट फ्रॉम ड्यू डेट से डेट ऑफ सेल तक, ठीक है। अब ये तो भाई खरीदते बेचते रहते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो मैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाला हूँ, जो भी मैं ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ये सब करंट इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन है, या बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। आंसर इज ऑलवेज करंट इन्वेस्टमेंट, ऑलवेज करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप क्वेश्चन में क्या करते हो, आप खरीदते बेचते रहते हो, खरीदना बेचता तो सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर नॉन पहले से होल्ड कर रखी है तब भी तो आपने विद इन ईयर उसे खरीद बेच दिया, तो वो करंट ही तो हुई। अगर नॉन करंट है तो वो तो विद इन ईयर खरीद बेच सकते ही नहीं आप, वो तो लंबे समय के लिए रखोगे, तो उसका तो अकाउंट ही नहीं बनेगा। पहले से कब से भाई आपके पास तो डेटा यही होगा ना कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस इतना है, तो उसमें आपको कैसे पता लगेगा कितनी पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो हम तो यही एज्यूम करके चलते हैं कि रिसेंटली खरीदी होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे करंट के आएंगे। लॉजिकली सोचो ना, नॉन करंट के क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे, क्योंकि नॉन करंट विद इन ईयर हम सेल परचेज कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट इन्वेस्टमेंट के रहेंगे। इसीलिए मैं इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ, इसीलिए जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, तो हम कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो खाली कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन होगी, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है तो कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यूएशन उसकी करते हो ना। क्लोजिंग स्टॉक जब निकालते हो इन्वेस्टमेंट का तो कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर देखते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब प्रॉफिट और लॉस होगा, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो सब फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ तो, और पीएनएल अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर लॉस हुआ तो, ये एंट्री आपकी बन जाएगी, ठीक है। देखो एक डायग्राम सा बना दिया मैंने यहाँ पर, इसको एनालाइज करो। 31/12/21 ये इंटरेस्ट की ड्यू डेट है, ये कंपनीज जिसके आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे है ये उसकी ड्यू डेट्स है। 1/4/22 को आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है और यहाँ आपकी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट आपने परचेज भी करी है, प्लस एक और चीज ऐड कर देता हूँ, प्लस कुछ ओपनिंग बैलेंस भी था आपके पास, ठीक है। अच्छा जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी उसकी एंट्री क्या डालोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है उसकी एंट्री क्या डालोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कब से कब तक का होगा? यहां से यहां तक का होगा। ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपको जिससे खरीदी आपने इन्वेस्टमेंट, जो सेलर है उसको पे करना पड़ेगा। अच्छा, जो ओपनिंग बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस में आप क्या दिखाओगे? टू बैलेंस भी डी, एक तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस आएगा प्लस इंटरेस्ट एक्रूड भी आएगा। एक्रूड इंटरेस्ट क्यों आएगा? क्योंकि आपका ये 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया होगा ना, तो आप ओपनिंग बैलेंस में इसे इंटरेस्ट एक्रूड के नाम से दिखाओगे। मतलब जब आप बैलेंस बीडी दिखाओगे तो इन्वेस्टमेंट वाले कॉलम, कॉस्ट वाले कॉलम में भी दिखाओगे बैलेंस और इंटरेस्ट वाले कॉलम में भी दिखाओगे बैलेंस, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट क्या हो गया आपका? एक्रू हो गया, ड्यू बट नॉट रिसीव। ठीक है, फिर 30 जून को क्या आई? इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ गई। तो आप क्या चेक करोगे यहाँ पर कि कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके हाथों में, सारी इन पे इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सर जो मैंने बीच में खरीदी है क्या इस पे भी मिल जाएगा? यस, इस पे मिल जाएगा, क्योंकि पिछले 3 महीने का मैं पीछे वाली पार्टी को पे कर चुका। बोलो समझ में आ रहा है? अब 30 नवंबर को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, हाँ, तो यहां से यहां तक का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो बेची है वो आपको, उसका पैसा आपको रिसीव हो जाएगा। हाँ, कम इंटरेस्ट है तो लेस करेंगे प्राइस। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है तो आपको रियलाइज हो जाएगा पैसा और इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस भी आपको निकालना पड़ेगा। 31/12 को इंटरेस्ट की ड्यू डेट। अब इससे पहले आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी थी तो आपको ये चेक करना पड़ेगा इस यहाँ पर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके हाथों में, पूरी पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 6 महीने का। ठीक है, और 31 मार्च को जब आपकी बुक क्लोज होगी तो आप वैल्यूएशन करोगे कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट आपके हाथों में है, उसकी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच इज लोअर, तो आप देखोगे कि जो भी लोअर है वो उतनी आपकी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी, वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट होगी, और 3 महीने का इंटरेस्ट भी आपका एक्रू हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। बोलो ये डायग्राम थोड़ा समझ में आता है? हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, शायद लिखा भी होगा मैंने, हाँ देखो, इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा किस पे निकलता है? नॉमिनल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट जो भाई जो आप परचेज कर रहे हो वो तो आपकी कॉस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट आपको हमेशा किस पे मिलता है? फेस वैल्यू पे मिलता है, नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है आपको। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो कोटेशन होगी वो क्या होगी? हमेशा एक्स इंटरेस्ट होगी। मान लो वो कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 96 रुपीज़ की, तो वो 96 क्या पता, हमें नहीं पता सर ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्स इंटरेस्ट मान के उसे हम चल। बोलो पॉइंट समझ में आता है? नाउ सर कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? कॉस्ट के क्या क्या कॉम्पोनेंट हो सकते हैं? एक तो परचेज प्राइस होगा, हमेशा एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ये कम इंटरेस्ट प्राइस है तो इंटरेस्ट अलग कर देना। ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड होता है? टैक्सेस ऑन परचेज, ध्यान रहे टैक्सेस हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ही निकलेंगे। कोई स्टैम्प ड्यूटी है तो वो स्टैम्प ड्यूटी ऐड हो जाएगी आपकी। ब्रोकरेज कमीशन, ध्यान रखना वो हमेशा कोटेड प्राइस पे निकलेंगे, परचेज प्राइस पे। मतलब अगर आपने कम इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट खरीदी है तो कम इंटरेस्ट पे ब्रोकरेज होगा, अगर एक्स इंटरेस्ट खरीदी है तो एक्स इंटरेस्ट पे ब्रोकरेज होगा। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा कोटेड प्राइस पे होगा। कोटेड प्राइस कैन बी कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। कोटेड मतलब होता है सौदे वाला प्राइस। हाँ, जिस प्राइस में आपने सौदा किया, ऑब्वियसली बात है ना, जिस प्राइस में आपने डील करी है तो आप कमीशन तो उसी प्राइस पे तो दोगे ना। ठीक है, लेकिन जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस इंटरेस्ट पे नहीं लगते, वो हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ही लगेगा। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस आ गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जब आपने खरीदी है तो ब्रोकरेज कमीशन जो होगी वो आपकी कॉस्ट में ऐड होती है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो ब्रोकरेज कमीशन आपको कट के मिलती है। दोनों ही आपका खर्चा है, चाहे खरीदो तब भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, आपने किसी का अगर डीमेट अकाउंट होगा जो शेयर परचेज में, सेल परचेज में डील करता होगा शेयर्स वगैरह की, तो उसको पता होगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट आप परचेज करते हो, शेयर परचेज करते हो, तब भी आपको ब्रोकरेज पे करनी है। इवन जब बिकती है तब भी ब्रोकरेज कट के पैसा आता है, क्योंकि ब्रोकर की तो कमाई यही है। सेल पे भी कमीशन होती है, परचेज पे भी कमीशन होती है। परचेज पे आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है और सेल पे आपको कट के मिलती है। बात समझ में आती है? यहां तक समझ में आता है कि कैसे कॉस्ट निकालनी है, ये सब क्या पॉइंट्स है। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा इन्वेस्टमेंट का। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू तो क्वेश्चन बता देगा आपको, कॉस्ट के लिए आपको मेथड लगाने हैं। कौन सा?
एक तो लगाओगे आप वेटेड एवरेज मेथड, पहली प्रेफरेंस तो वेटेड एवरेज को दोगे, मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वेटेड एवरेज ही फॉलो करूंगा मैं, ठीक है। अदरवाइज फीफो मेथड भी आप लगा सकते हो। सबसे पहले फीफो की बात करूं तो फीफो में होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एंड में इन्वेस्टमेंट बची है तो वो उसी की कॉस्ट आपको लेकर चलनी है। फीफो समझते हो? फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था, फिर आपने और परचेज करी, फिर आपने और परचेज करी, फिर आपने कुछ बेच दी, तो जो बेची है ना, तो जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट है पहले उसे खत्म करोगे, फिर उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना वो लेटेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट का रहेगा। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आप कह सकते हो हमेशा किसका रहेगा? लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा। ठीक है, ये हो गया फीफो मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है? आपको सारी कॉस्ट को प्रोपोर्शनेट कर देना है। कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे? क्लोजिंग फेस वैल्यू, आपके पास कितनी फेस वैल्यू बची है, ठीक है, टोटल फेस वैल्यू कितनी थी और उस फेस वैल्यू की टोटल कॉस्ट कितनी थी। मतलब मान लो मैंने 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 96,000 रुपीज में। देखो मैंने 96,000 रुपीज में 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट खरीदी। अब मेरे पास इसमें से सिर्फ 10,000 रुपए की फेस वैल्यू की बची हुई है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? 9600। बात समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वेटेड एवरेज मेथड। कुछ नहीं करते, प्रोपोर्शनेट करते हैं, प्रोपोर्शनेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। कॉस्ट निकालने के दो तरीके, वेटेड एवरेज और फीफो मेथड। इससे कॉस्ट निकालो और कंपेयर करो इसको किससे? फेयर वैल्यू से। विच एवर इज लोअर उस पर आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। फीफो में आप देखोगे, हाँ बिल्कुल जो लेटेस्ट वाली है वही आपके स्टॉक में होंगी। हाँ देखो फीफो में क्या होगा? मान लो ओपनिंग बैलेंस था, ये फेस वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ कॉस्ट लिख रहा हूँ। 10,000 की फेस वैल्यू, कॉस्ट है आपकी 9600, फिर आपने परचेज करी। 5,000 की फेस वैल्यू जिसकी कॉस्ट है आपकी 4,000, फिर आपने और परचेज करी। 10,000 की फेस वैल्यू जिसकी कॉस्ट है आपकी 8,000, आपने सेल कर दी, 19,000 की बेच दी आपने। 19,000 की फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये 19,000 किस में से कम हुए मेरे, ठीक है। ये 19,000 कैसे कम हुए? 10 तो ये चली गई, 5 ये चली गई, 5 ये चलेगी, 4 इसमें से चलेगी, तो 6 जो बची हैं वो इसी वाली में से 6,000 बची हैं, तो इससे प्रोपोर्शनेट कर दो। अब यही तो बोलोगे कि भाई 8,000 10,000 की है तो 6,000 की कितनी होगी? ये हो जाएगी आपकी 4800। 14,000 बेची होती, 14,000 बेची होती तो 10 ये चली गई और इसमें से 4 चलेगी। फिर आप क्या करते? फिर 1,000 इसमें से लेते और 10,000, हाँ फिर 10,000 तो ये पूरी हो जाती है आपकी और 1,000 इसमें से ले लेते, ठीक है। ये फीफो मेथड है आपका। अरे बोलो हाँ या ना, ये तो आपको थोड़ा सा आता ही होगा। हाँ फाउंडेशन स्टॉक में भी पड़ा होगा, इन्वेंटरी में भी पड़ा होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। अब इसका अकाउंट देख लेते हैं, फिक्स्ड इनकम वाला कैसे बनेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा जो आपको फॉलो करना है? इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर है वो दिखाना है आपको। स्क्रिप्ट, ये मतलब ये थोड़ा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। जो भी परसेंटेज ऑफ डिबेंचर बॉन्ड लोन वगैरह है ऑफ डैश लिमिटेड वो आपको लिखना है यहाँ पर। और ये आपको कॉलम बनेंगे, हर एक साइड में आपके 1 2 3 4 5 कॉलम बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 कॉलम हो गया? डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर भी लिख सकते हो और आप यहाँ पर फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू रुपीज में भी लिख सकते हो, ठीक, कुछ भी लिख दो। ये इंटरेस्ट का आ गया, ये कॉस्ट का आ गया, ठीक है। ऐसे ही क्रेडिट साइड में आपके 5 कॉलम। सिक्योरिटी, हिंदी में सिक्योरिटी को पता नहीं क्या बोलते हैं, हाँ स्क्रिप्ट लिखना। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बेटर रहता है। हाँ अब 2 आगे तो आपको दोनों अलग अलग बनाने पड़ेंगे, शेयर्स का अलग और डिबेंचर का अलग। मिक्स क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिबेंचर बॉन्ड्स भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, दोनों 2 अलग अलग अकाउंट, 2 अकाउंट बनेंगे फिर उसमें, ठीक है।
डिबेंचर बॉन्ड का अलग और आपका शेयर्स का अलग, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या है आपका डेट, ओपनिंग बैलेंस आ गया, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तब होगा अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो, और कॉस्ट आ गई, ठीक है। टू बैंक, ये आपकी परचेज होगी, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट अगर आपने कोई पे किया है, और कॉस्ट आ गई आपके यहाँ पर, ठीक है। बस अभी इसको छोड़ो। बाय बैंक, बाय बैंक में क्या दिखा सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ आपको तो इंटरेस्ट कॉलम में ही आएगा इंटरेस्ट। बाय बैंक सेल अगर आपने कोई करी है तो नंबर इंटरेस्ट कॉस्ट। अब आप पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना, पहले क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेना, ठीक है। बैलेंस ईडी, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट अगर कोई एक्रूड है तो आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कब होगा, एक्रूड इंटरेस्ट कब होगा अगर आपकी ड्यू डेट से पहले ही बुक्स क्लोज हो गई हैं। हो सकता है इंटरेस्ट की ड्यू डेट हो 31 दिसंबर और आपकी बुक्स 30 क्या नाम है अपना 30 जून और आपकी बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च, ठीक है। तो आपके लिए इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा 3 महीने का, वो आ जाएगा आपका, और कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट के लिए में क्या देखना है आपको, कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू व्हिच इज लोअर, वो करके देखोगे आप, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा मैं यही बोलता हूँ बैलेंसिंग फिगर रख लो, ठीक है। आप बुक्स में देखोगे हर एक इन्वेस्टमेंट बेचने पे अलग अलग प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम वेस्ट करने वाला तरीका है। जैसी बेची प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, फिर बेची प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, वो थोड़ा टाइम वेस्टेज वाला तरीका है। बेटर रहेगा एंड में आप जब अकाउंट क्लोज करो तो अपने आप ही प्रॉफिट और लॉस निकल के आ जाएगा, नेट फिगर आ जाएगा। वर्किंग आप बाकी चीज़ों की दिखाओ ना, होती है लेकिन वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, आप नेट फिगर लेकर भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 P&L अकाउंट, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, लॉस आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा, और एक इंटरेस्ट वाला कॉलम तो जाएगा ही जाएगा P&L अकाउंट में। ये वाला जो इंटरेस्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी इंटरेस्ट कितनी अर्नड है ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो कैसा आएगा, देखो इंटरेस्ट अर्नड, देखो इंटरेस्ट की कमाई, ये कमाया मैंने, जो बेची है वो मैंने कमाया, अगर कोई एक्रूड इंटरेस्ट है तो वो भी मेरी कमाई हो गई है। इसमें से क्या क्या माइनस किया मैंने, जो मेरा ओपनिंग एक्रूड था उसको मैं लास्ट ईयर इनकम रिकॉर्ड कर चुका था जो कि इस साल रिसीव होगी, वो माइनस करा मैंने, और जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है वो भी माइनस किया, तो नेट मेरी इंटरेस्ट की इनकम आ गई, ठीक है। बात समझ में आती है। ये था आपका डिबेंचर बॉन्ड फिक्स इनकम का केस। बोलो कोई डाउट, एक साथ नहीं क्या बता, वो भी कर सकते हो, अगर आपको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ठीक करना है, वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब आता है वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट, शेयर्स। अरे वो कर दिया ना, मैंने इसको सेव कर दिया था। है अब नहीं दिखेगा, ये है कोई ट्रांसपोर्टर उसका, अरे छोड़ो यार क्या करोगे नंबर। लो भाई अब आ जाओ शेयर्स में, वेरिएबल इनकम बियरिंग स्क्रिप्ट। अब देखो शेयर में इतना चक्करबाजी नहीं होती है इंटरेस्ट वाली, सीधा सीधा केस है, क्योंकि शेयर में कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, वो तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करी है तो सीधी एंट्री इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जब डिविडेंड मिला है तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो सकता है और डिविडेंड इनकम भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और डिविडेंड अकाउंट में आएगा डिविडेंड इनकम बनेगी आपकी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। अब दोनों बातों में फर्क क्या है, देखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो होता है वो जब आपने शेयर्स, हाँ जब आपने शेयर्स खरीदे भी नहीं थे उस पीरियड का डिविडेंड अगर आपको मिल गया, क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड देती है, कंपनी जब डिविडेंड देती है तो कंपनी भी ये देखती है कि किसके हाथों में शेयर्स है, उसके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपको डिविडेंड मिला हो उस पीरियड का मिला हो जब आप शेयर होल्डर थे ही नहीं,
तो वो क्या कहलाएगा आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सर फिर ये तो मेरी कमाई तो होगी, इनकम तो होगी नहीं। जब आपने शेयर खरीदे होंगे ना तो आपने महंगे प्राइस पे खरीदे होंगे। भाई मान लो आप मेरे से शेयर खरीद के आ रहे हो और मुझे पता है कि इसमें 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला है, तो मैं उसका प्राइस बढ़ा दूंगा ना, मैं उसका प्राइस बढ़ा दूंगा, क्योंकि बाद में वो डिविडेंड जो भी मिलेगा वो सब आपको मिलेगा। तो आप मुझे पहले एक्स्ट्रा प्राइस पे करके आओगे, इसे बोलते हैं कम डिविडेंड प्राइस। प्राइस बढ़ता घटता रहता है ना, वो डिविडेंड की वजह से फ्लक्चुएट भी हो जाता है, ठीक है। तो जो आपने एक्स्ट्रा प्राइस दिया था मुझे, वो आपकी रिकवरी होगी ना बाय द वे ऑफ डिविडेंड, तो आप क्या बोलोगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। इस प्री एक्विजिशन डिविडेंड को आप अपनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड में क्या आएगा, ये उस पीरियड का डिविडेंड है जब आप शेयर होल्डर हो, वो आपकी इनकम ही है। इंटरिम डिविडेंड्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू डिविडेंड इनकम, ठीक है। नाउ आता है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लोअर प्राइस। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सस्ते दामों पे शेयर इशू कर देना, क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स बोलते हैं। अब राइट को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उसे रिनाउंस भी कर सकते हो। अगर तो आपने राइट सब्सक्राइब कर लिया तो मतलब आपने शेयर परचेज कर लिया, तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जितने प्राइस में आपने शेयर खरीदा है। अगर आपने राइट रिनाउंस कर दिया तो एंट्री विल बी बैंक टू पीएनएल अकाउंट, क्योंकि जो आपने राइट जो आपने बेचा है, राइट जो आपने बेचा है वो आपकी क्या है, इनकम है, ठीक है। तो सेल ऑफ राइट का जो प्रोसीड्स है वो आपकी क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगी। बट इस पे एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, मान लो जब आपने शेयर खरीदे थे तो आपने महंगे खरीदे थे, कम राइट प्राइस पे खरीदे थे आपने, ठीक है। अब क्या होता है, उस टाइम पे जब आप राइट सेल करिए आपने, और सेल करने के बाद क्या हुआ, मतलब राइट खत्म होने के बाद क्या हुआ, प्राइस गिर गया, तो जो आपने कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदा, महंगा शेयर खरीदा था, तो उसकी रिकवरी तो हो रही है आपको। तो वो जो रिकवरी हो रही है वो आप क्या करोगे, कॉस्ट से एडजस्ट करोगे जितना शेयर प्राइस गिर गया। मैं एग्जांपल देता हूं, ये है शेयर प्राइस 100 रुपए का, मतलब मेरे पास जो शेयर प्राइस थे वो कितने थे, शेयर्स थे मेरे पास 100 रुपए के हिसाब से। अब कंपनी ने यहां पर, ये डेट आ गई आपकी, ये डेट, यहां पर कंपनी ने राइट अनाउंस कर दिया। क्या अनाउंस किया, कंपनी ने बोला अगले 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, जिसके पास भी शेयर्स हैं उनके पास ऑप्शन है कि हम उन्हें इतने इतने सस्ते शेयर दे देंगे। तो बताओ, जैसे ये मार्केट में बात फैलेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, लो प्राइस बढ़ गया, 100 का प्राइस ये हो गया 1 रुपये हो गया। अब मान लो आपने यहां पर शेयर्स खरीदे हैं, तो यहां पर अगर आपने शेयर खरीदे तो आपने कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदे, कम राइट प्राइस को महंगा प्राइस कह सकते हो ना, महंगे शेयर खरीदे, ये मैंने ईपीएस में भी आपको सिखाया था, कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदा आपने। अब ये 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है राइट को सब्सक्राइब करने का या रिनाउंस करने का, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या करा, राइट रिनाउंस कर दिया, आप कह रहे हो भाई मेरे को चाहिए ही नहीं, राइट रिनाउंस कर दिया, और ये खत्म होते ही सीधा क्या हुआ, शेयर प्राइस दोबारा 100 रुपए पे आ गया। शेयर प्राइस क्या हुआ, दोबारा 100 रुपए पे आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, राइट रिनाउंस करके जो भी आपको पैसा मिला, ठीक है, आप पहले उससे इतना रुपए, मतलब 50 रुपए पर शेयर रिकवरी ऑफ कॉस्ट ही तो बोलोगे, क्योंकि राइट रिनाउंस करके जो आपको पैसा मिला है वो आप रिकवरी ऑफ कॉस्ट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपने शेयर पहले ही महंगे खरीदे हुए थे। मान लो ये मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन जब मैंने खरीदा था ना तो इसके साथ एक 10,000 रुपये का अमेजोन वाउचर था, होता है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे, 5,000 का मिला था मेरे को अमेजोन वाउचर, ठीक है। तो 10,000 का अमेजोन वाउचर मिल रहा है आपको, मान लो कंपनी ने ऑफर निकाल रखा है, 10,000 का अमेजोन वाउचर है, शॉपिंग वॉपिंग कर लेना। तो क्या होगा, जैसे ही कंपनी ऑफर निकालेगी तो प्राइस बढ़ेगा नहीं मोबाइल फ़ोन का, बढ़ गया होगा, और बड़े हुए प्राइस में आपने खरीद लिया। अब आप ना क्या कर रहे हो, वो अमेजोन वाउचर वो तो आपको फ्री में मिले,
आप उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप वो अमेजॉन वाउचर किसी को बेच रहे हैं। कितने में बेचोगे? 9,000? 9,000 क्या है ये? मतलब 9,000 कैसे निकाला? हाँ वैसे बता रहे हो कि सर 10 में तो बिकेगा नहीं, ये तो पता है कि 10 में तो बिकेगा नहीं, आप बेचोगे 6 में, 5 में, 4 में, 3 में, ऐसे तो बहुत सारे खरीदार मिल जाएंगे। ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है आपके लिए तो फ्री का ही था, तो आप ये बोलोगे कि भाई फ्री की चीज़ है, 2, 3, 4, 5 हज़ार जितने भी बिक जाए। ठीक है, आपने बेच दी, अब आपको जो 5,000 रुपये मिले और फिर फ़ोन का प्राइस क्या हुआ, गिर गया, तो आप यही तो बोलोगे जो 5,000 रुपये मिले हैं, तो जो मैंने पहले महंगा फ़ोन खरीदा था ना, उसकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलूँगा मैं इसे। कितनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोलोगे? जितना कम राइट से एक्स राइट पे प्राइस आ गया, जितना महंगा हो रखा था, मान लो ये 5,000 महंगा हो रखा था और आपने वाउचर को 8,000 में बेच दिया, ठीक है, तो 5,000 तो आप रिकवरी ऑफ कॉस्ट ही बोलोगे और 3,000 आपका प्रॉफिट है। हाँ 3 में बेचा तो पूरी 3,000 की रिकवरी है, लॉस कुछ नहीं है, तो आप ये बोलोगे पूरी 3,000 की रिकवरी ऑफ कॉस्ट, लॉस तो कुछ है ही नहीं क्योंकि आप पहले ही महंगा प्राइस दे चुके हो। समझ पा रहे हो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जब आप राइट अनाउंस कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आपने कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदा हुआ था और अब वो एक्स राइट पे हो गया है, तो कम राइट से एक्स राइट पे आने के लिए जो डिफरेंस था उतना आपका सेल ऑफ राइट क्या माना जाएगा, रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाएगा, मतलब उतना एक्सटेंड तक आपका सेल ऑफ राइट का पैसा रिकवरी ऑफ कॉस्ट माना जाएगा। आई बात समझ में? तो यही वाली पैराग्राफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद बोनस शेयर्स होता है, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अच्छा, बोनस शेयर से क्या होगा, आपकी कोई एंट्री नहीं डलेगी, बस क्या करोगे आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाओगे। ठीक है, क्योंकि पैसा तो कुछ आ नहीं रहा और पैसा तो कुछ जा नहीं रहा, कोई कॉस्ट तो है नहीं उसकी इन्वॉल्व, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। अच्छा, बोनस शेयर्स राइट शेयर इन पे डिविडेंड मिलता है सर? इन पे नहीं, इन पे फाइनल डिविडेंड नहीं मिलता, इंटरिम मिलेगा। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? फाइनल डिविडेंड होता है पिछले साल का। अब अगर बोनस और राइट डिक्लेयर इस साल हुए हैं तो पिछले साल का डिविडेंड क्यों होगा इन पे? हाँ, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर बोनस राइट पे कभी भी डिविडेंड नहीं मिलता, वो लॉजिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि सर बोनस और राइट, ये है फाइनेंशियल ईयर 21-22, अब बोनस और राइट आए ही 22-23 ईयर में है, यहीं पर ही बोनस था, यहीं पर ही राइट था, और डिविडेंड है 21-22 का, तो 21-22 का डिविडेंड इन पे थोड़ी ना मिलेगा, बट इंटरिम डिविडेंड मिलेगा। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि विद इन द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का, तो उस टाइम पे अगर उससे पहले बोनस और राइट आ चुके हैं तो उन पे भी इंटरिम डिविडेंड तो होगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये लॉजिक है। वो क्वेश्चन में ना स्पेसिफिकली मेंशन भी करता है कि हाँ, उससे पहले बोनस और राइट होना चाहिए। देखो, इंटरिम डिविडेंड से पहले अगर बोनस और राइट है तो बोनस और राइट पे भी इंटरिम डिविडेंड होगा, लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड के बाद बोनस और राइट है तो फिर इंटरिम डिविडेंड बोनस राइट पे नहीं होगा, वो तो ऑब्वियस बात है। क्या कहना चाह रहे हो? बोनस डिक्लेयर हो गया है उससे पहले? पहली बात तो बोनस की तो पेमेंट होती ही नहीं कुछ, उसकी पेमेंट कहाँ होती है? शेयर्स मिलते हैं तो तुरंत ही मिल जाता है जब कंपनी ने इशू करे, बोनस डिक्लेयर किया, डिक्लेयर हो गया बोनस, हाँ तो ठीक है, यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर्स, तो डिविडेंड भी मिलेगा उसको। जब कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया, आपके नाम पे वो शेयर्स डिक्लेयर कर दिया, अब कंपनी उसमें डिले कर रही है हफ्ते 10 दिन का, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको तो आपका राइट तो आ गया ना डिविडेंड मिलने का, मिल जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आती है? ओके। अब इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेच दी तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट, ये बेचने की एंट्री होगी। अब इसमें नोट्स ध्यान रखो, डिविडेंड जो होगा वो आपका इंटरिम भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। डिविडेंड कैन बी इंटरिम और फाइनल। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग डिविडेंड, डिविडेंड निकालते समय हमेशा हमें देखना पड़ता है कि हमारे हाथों में कितने शेयर्स हैं।
कि जिस पीरियड का डिविडेंड मिल रहा है उस टाइम पे आपके पास कितने शेयर्स थे। ठीक है, अब जब आपको डिविडेंड मिल रहा है तो आपने देख लिया कि भाई इन शेयर्स का भी मिलेगा, इन शेयर्स का भी मिलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना प्री है कितना पोस्ट है। मैं अभी एक डायग्राम बना रखा हूं, उससे आपको क्लियर करता हूं। देखो फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है, अब यहां पर आपके पास कुछ ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, फर्स्ट में 22 को आपने कुछ शेयर्स परचेज करे, फर्स्ट 9/22 को बोनस इशू हुआ, फर्स्ट अक्टूबर 22 को राइट इशू हुआ, और फर्स्ट नवंबर 22 को डिविडेंड रिसीव हुआ। कौन से ईयर का? 21-22 का। अब मुझे बताओ 21-22 का जब आपको डिविडेंड मिल रहा है फर्स्ट नवंबर 22 को, तो आपको कौन से शेयर्स पे मिलेगा? क्या खाली ओपनिंग पे मिलेगा या इन पे भी मिलेगा? डेट ऑफ परचेज, हाँ इन पे भी मिलेगा, क्योंकि सर ये शेयर्स भी तो कंपनी इशू कर चुकी थी तब। अगर ये फ्रेश इशू है जैसे बोनस और राइट, तो फ्रेश इशू होते हैं, उन पे नहीं होगा क्योंकि वो तो 21-22 में थे ही नहीं कंपनी के शेयर्स। ठीक है, लेकिन ये तो पहले से इशू हो चुके थे ना, लेकिन थे किसी और के नाम पे। तो जो ओपनिंग बैलेंस है इस पे जो आपको डिविडेंड मिला है ये तो आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, और इन पे जो डिविडेंड मिला है ये आपका क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। दिस इज योर रिकवरी ऑफ कॉस्ट। बोलो बात समझ में आती है? हाँ जी, बात समझ में आती है? क्या ट्रीटमेंट हो रहा है डिविडेंड का? अब अगर मान लो सर ये इंटरिम डिविडेंड होता, तो इंटरिम डिविडेंड की तो सीधी कैलकुलेशन है कि यहाँ पर कितने शेयर आपके पास, चाहे बोनस हो चाहे राइट हो, सब पे डिविडेंड आ जाएगा, और सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन ही है इंटरिम। प्री एक्विजिशन डिविडेंड देखो, आपको 1 नवंबर 22 को जो डिविडेंड मिला वो कौन से शेयर पे मिलेगा? ओपनिंग पे भी मिलेगा, प्लस जो आपने परचेज करा है उस पर भी तो मिलेगा। उस पर क्यों मिलेगा? क्योंकि उस टाइम वो वाले शेयर्स भी तो कंपनी के पास 21-22 में थे ही, भले ही आपके पास नहीं थे लेकिन किसी और के पास थे, लेकिन डिविडेंड कंपनी आपको ही दे देगी। क्यों दे देगी? क्योंकि आप इस समय शेयर होल्डर हो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस वाला तो लास्ट ईयर आपका राइट था, मतलब आप ही शेयर होल्डर थे, तो वो आपका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। लेकिन जो आपने नए खरीदे हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो लास्ट ईयर आपके पास नहीं थे, इसी साल आपने खरीदे हैं, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि ये उस पीरियड का है जब आप शेयर होल्डर इन शेयर्स पे नहीं थे, पिछले साल का मिल रहा है, क्योंकि फाइनल डिविडेंड तो ईयर एंड होने के बाद ही मिलता है। आई बात समझ में? अब अगर मान लो आपकी कॉस्ट निकालनी है, शेयर्स के केस में आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? परचेज प्राइस हो गया आपका, वही सेम पॉइंट है, टैक्सेस ऑन परचेज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब लेस क्या करोगे? अगर सेल ऑफ राइट है वही जितनी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है वो लेस करोगे, कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो लेस करोगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट निकलेगी। यहाँ पर भी कॉस्ट निकालने के लिए वेटेड एवरेज और फीफो लगा सकते हो, फीफो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेटेड एवरेज में आपको थोड़ा सा ध्यान क्या देना पड़ेगा? क्लोजिंग फेस वैल्यू इनटू में टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू, टोटल फेस वैल्यू आ जाएगी, और टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? परचेज कॉस्ट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस सेल ऑफ राइट, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये दोनों लेते टाइम आपने शेयर महंगा खरीदा हुआ था, अब ये मिल गया तो आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी, नेट कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती है? एंड लास्ट इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है? इन केस ऑफ शेयर्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, स्क्रिप्ट इक्विटी शेयर ऑफ जो भी कंपनी है वो आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर्स नंबर्स डिविडेंड अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स नंबर्स डिविडेंड अमाउंट, फेस वैल्यू भी आप लिख सकते हो नंबर की। ओपनिंग बैलेंस आ गया, नंबर्स, डिविडेंड में तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता ही नहीं, यहाँ पर अमाउंट आ गया शेयर्स का। परचेज अगर आपने करी है तो वही नंबर्स आ गया, अमाउंट आ गया। बोनस इशू हुआ है, खाली नंबर आएंगे, अमाउंट कुछ नहीं होगा। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। राइट शेयर अगर आपने सब्सक्राइब करे हैं तो आपका नंबर भी बढ़ेगा और अमाउंट भी आएगा, सब्सक्राइब करें हैं तो। सर अगर रिनाउंस किया है तो वो आपका पीएनएल में क्रेडिट होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, नोट लिखना पड़ेगा, अमाउंट भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। सेल करिए तो आपका नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। बैंक
डिविडेंड अगर आपको मिला है, अगर तो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो आपका डिविडेंड कॉलम में आएगा, प्री है तो आपका किस में आएगा, रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो कॉस्ट वाले कॉलम में आएगा। ऐसे अगर सेल ऑफ राइट होता तो वो भी आपका कॉस्ट वाले कॉलम में आ जाता। मतलब यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ एक पॉइंट अगर आप ऐड करके लिखना चाहो, बाय बैंक सेल ऑफ राइट, सेल ऑफ राइट अगर आपने किया है और वो आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट कब था, जब आपने कम राइट प्राइस पे शेयर खरीदा था और वो एक्स राइट तक जितना एक्सटेंड वो गिर गया उतना आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट है, तो वो वाला अमाउंट भी आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। फिर आपका बैलेंस शीट ही निकल आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, और फिर आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल दोगे। अगर तो प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया, लॉस आ रहा है तो लॉस आ गया, और डिविडेंड जितना नेट इनकम है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी P&L। आया समझ में, कुछ थोड़ा सा रिकॉल हुआ, ठीक है। बट क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन के ये चैप्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करे बिना तो कर नहीं पाओगे, काफ़ी क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे। हो रही करें आगे बढ़े। आओ जी क्वेश्चंस पे आ जाओ। आरटीपी नवंबर 23, एक अच्छा पॉइंट किया था हमने, एएस के क्वेश्चन निपटा दिए थे, अब हमें प्रैक्टिकली देखना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन नंबर 8। सेम रिपीट है ये, आरटीपी नवंबर 23। देखो ऑन 1 अप्रैल 2022 अल्फा हैज 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 रुपये पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये ईच। ठीक है भाई, ये कॉस्ट होगी आपकी, हाँ ओपनिंग बैलेंस भी हो गया आपका ये। ही फर्दर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला पॉइंट, ऑन 20 जून ही परचेज अनदर 20,000 शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड एट 16 रुपये पर शेयर, और शेयर खरीदिए टू बैंक। ऑन 1 अगस्त बीटा इशूड 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। बताओ 1:6 किसका, 1,20,000 का, 120 का 1/6 यानी कि बोनस कितना आ गया 20,000। शेयर्स बढ़ेंगे, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन 31 अक्टूबर डायरेक्टर ऑफ बीटा लिमिटेड अनाउंस द राइट इशू विच एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर एट 15 पर शेयर। द शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर राइट्स फुल और इन पार्ट। तो बताओ 1,40,000 का 60,000 शेयर्स। अल्फा सोल्ड 1/3 एंटाइटलमेंट टू उमंग फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 2 पर शेयर एंड सब्सक्राइब रेस्ट ऑन 5 नवंबर। देखो इसका 20,000 तो उसने बेच दिए, 20,000 इंटू 2 तो 40,000 रुपये आपका सेल ऑफ राइट है, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, बाकी कितने बचे आपके
40,000, ये आपने सब्सक्राइब कर लिया कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया आपका? 6 लाख। तो 6 लाख आपका आ जाएगा कॉस्ट में। शेयर बढ़ जाएंगे कितने आपके? 40,000, और कॉस्ट कितनी आ जाएगी उसकी? सेल और राइट तो पीएल में जाएगा ना। अगर ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता, कम राइट प्राइस वाला केस होता, तो फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। You are required to prepare investment account in the books of Alpha Limited for the year ending 31/23. Now the question is, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो बता ही नहीं रखा। निकलेगा, लेकिन कौन से मेथड से निकलेगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज मेथड से आप निकालोगे। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, फिर तो कॉस्ट पे ले लोगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि सर ये करवा दो, तो मैं करवा भी दूंगा। लो जी, लो लो, कुछ नहीं है। लो, इन द बुक्स ऑफ अल्फा इन्वेस्टमेंट अकाउंट इक्विटी शेयर इन बीटा लिमिटेड। ठीक है। डेट पर्टिकुलर नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर नंबर अमाउंट। डिविडेंड का कॉलम नहीं है क्वेश्चन में, तो डिविडेंड का कॉलम मत बनाना। डिविडेंड नहीं है ना क्वेश्चन में, तो छोड़ देना। अगर है ही नहीं तो क्या करोगे बना के? पहले क्वेश्चन ही तो पड़ेगा भाई। गलत करते हो अगर तुम ये करते हो कि पहले सॉल्यूशन करते हो, गलत है। पहले क्वेश्चन रीड कर लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट किया करो। एक बार रीड करना पड़ता है क्वेश्चन। ठीक है। टू बैलेंस बीडी, 1 लाख शेयर 15 लाख रुपए के हिसाब से। फिर आपने और परचेज करे 20,000 शेयर, 320 आ गया, 16 रुपए के हिसाब से था। फिर बोनस था आपका 20,000 शेयर का। फिर राइट आपने कितने लिए थे? 40,000 शेयर 6 लाख के हिसाब से। बाय बैलेंस सीडी कुछ बिका है नहीं इसमें, तो 180 शेयर 24/20 की आपको वेटेड एवरेज से निकालनी पड़ेगी। ये बोनस की कैलकुलेशन दिखाई, राइट की दिखाई। सेल ऑफ राइट इसने लिख दिया 40,000 रुपये क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट, और राइट सब्सक्राइब कितना है आपका? दिस। ठीक है। ये छोटा सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ नहीं था। आरटीपी में क्वेश्चन हल्के होने लग गया। पीवाई क्योंकि अच्छे होते हैं क्वेश्चन। लो जी, मई 23 पे आ जाओ। मई 23 डिबेंचर नहीं, ये वाला। इसमें लगेगा आपको थोड़ा सा टाइम, क्योंकि इसमें कई सारी कैलकुलेशंस आ जाएंगी। रेमो लिमिटेड हेल्ड ऑन 1 अप्रैल 21 1009% गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट 90,000, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 100 रुपये ईच। ठीक है। 3 मंथ्स इंटरेस्ट हैड बीन एक्रूड ऑन द अबव डेट। ठीक है भाई, यानी कि हमारी इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या रही होगी? 31 दिसंबर। तभी गिवन भी है, इससे पता भी लग गया ना वगैरह। 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, तो इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या होगी? 31 दिसंबर होगी। ऑन 1 मई कंपनी ने परचेज करे सम गवर्नमेंट सिक्योरिटी फेस वैल्यू 80,000 की 95 कम इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, तो 80 तक पहले तो 95 कम इंटरेस्ट है, तो पहले इंटरेस्ट निकालना चाह रहा है, कितना होगा इसका? इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा यहाँ पर? 80,000 का कितना परसेंट? 9%। और 1 मई को परचेज किया तो आपका हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का कितना आ गया? 80,000 का 9%, 4 महीने का 2,400 रुपये। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप निकालोगे 80,000 का 95% माइनस 2,400, क्योंकि 95 कम इंटरेस्ट है ना। 76,000 माइनस 2,400, तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना हो गया? 73,600। तो 73,600 तो कॉस्ट में जाएगा और 2,400 रुपये इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा। ये सब वर्किंग में करके दिखाना होगा आपको। समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये? 1 जून को 60,000 फेस वैल्यू सिक्योरिटी, फिर आपने बेच दी 94 कम इंटरेस्ट। तो देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस पे? 60,000
कितने महीने का हो गया? 5 महीने का, 5 महीने का 60,000 का 9%, 2250, ठीक है। तो 60,000 इंटू 94% माइनस 2250, ये आ जाएगा सर 54150। तो कॉस्ट कॉलम में आएगा क्योंकि फेस वैल्यू है ना, तो शेयर कर लो। 60,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 और 600 इंटू 95 कर दो या 94 कर दो, बात तो वही है। नहीं समझा आप? 60,000 आपके डिवेंचर हैं, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 है, इसको 94 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने सीधा क्या करा, मैंने 60,000 का 94% कर दिया, बात तो ये है। अब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि बार बार उसको ना 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें, सीधा करो ना 94%, ठीक है। तो ये आया था मेरा 54150, तो कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट होगा और 2250 का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट की ड्यू डेट क्या है आपकी? 30 जून और 31 दिसंबर, ठीक है। क्रेडिट बाय द बैंक ऑन द सेम डेट। ऑन 30 सितंबर 40,000 फेस वैल्यू वो सोल्ड एट 97 कम इंटरेस्ट, फिर निकालना पड़ेगा आपको। 1 दिसंबर को दोबारा उसने 10,000 की खरीदी एक्स इंटरेस्ट के हिसाब से, और 1 मार्च को कंपनी ने बेच दिए 10,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी 95 एक्स इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रेमो लिमिटेड। फीफो मेथड फॉलो करना है आपको, कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा ये 10 का करके देखना है, सॉल्यूशन से देखते हैं कौन सा था ये। मई 23, आओ भाई देखो, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस 1 लाख की फेस वैल्यू थी। अब ये 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू कर रहा था, तो 1 लाख का 9% 3 महीने का निकालो, 2250 ये आ गया। और कॉस्ट इसकी कितनी थी? 90,000। फिर देखो आपने 80,000 की परचेज करी थी, ये वो आ गया फिगर। 2400 का इंटरेस्ट आया था, 73,600 रुपये की कॉस्ट आई थी। उसके बाद क्या किया था आपने? बेचा था बाय बैंक 60,000 रुपये, 2250 का इंटरेस्ट आया था, 54150 की कॉस्ट आई थी। उसके बाद इंटरेस्ट की ड्यू डेट आ गई थी आपकी 30 जून। बाय बैंक आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बताओ इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट मिलेगा, इस दिन पे कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास? 1 लाख प्लस 80,000 माइनस 60,000, 120 का 9%, 10,800, 6 महीने का 5400 रुपये, ये मिल गया आपको। फिर आपने क्या किया था? इसके बाद आपने दोबारा 40,000 इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, 40,000, तो उस पर इंटरेस्ट निकाला आपने। कहाँ है क्वेश्चन? देखो आपने यहाँ पर कितनी करी थी? 40,000 की इन्वेस्टमेंट बेची थी 97 कम इंटरेस्ट पे 30 सितंबर को। तो 30 जून से 30 सितंबर कितने महीने हो गए आपके? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने हो गए। तो निकालना 40,000 का 9% इंटू 3/12, 900। तो 40,000 का 97% माइनस 900, 37,900 आपकी कॉस्ट कॉलम में आएगा। 37,900 कॉस्ट कॉलम में 900 का इंटरेस्ट। ये बिल्कुल अगर आपको आता होगा ना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा, तो पूरा ठीक होगा आपको, अगर आता होगा तो, प्रैक्टिस करी होगी तो, क्योंकि कैलकुलेशन भी इसकी फटाफट होती है। हाँ 31 दिसंबर बाय बैंक। अब यहाँ पर देखो कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास, 180 में से 120 में से 40 और चली गई, 80,000 का 9% 6 महीने का, ये क्या दे रहेगा? 4050। अच्छा इससे पहले इसने परचेज भी करी है 1 दिसंबर को, 10,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो 1 दिसंबर की एंट्री कहाँ है? अच्छा ये रही ना, टू बैंक। 10,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज भी करी है, तो 10,000 का ये एक्स इंटरेस्ट पे खरीदा है उसने, कितना रुपये एक्स इंटरेस्ट?
एट पार, तो 10,000 का 10,000 आपका कॉस्ट कॉलम में भी आएगा, इस पे इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ेगा। तो 10,000 का हो जाएगा आपका 9%, 5 महीने का 5 महीने का होगा ना 375 रुपये। अब देखो कितनी होगी इन्वेस्टमेंट, 120 120 80 90, तो 90,000 का 9% डिवाइडेड बाई 2, 4,050, ठीक है। उसके बाद आपने बेच दी 10,000 इन्वेस्टमेंट 1 मार्च को, ये लो बेच दी 1 मार्च को 10,000 इन्वेस्टमेंट, उस पर इंटरेस्ट निकालने का, कॉस्ट निकाल लेना। अब फीफो मेथड लगाना है, इन्वेस्टमेंट कितनी बची, 80,000 की फेस वैल्यू बची। अब देखो फीफो मेथड लगाना है आपको, आपने बेची कितनी है 60 और 40 और एक 10, ये 3 बेची हैं आपने, और ये खरीदी आपने 1 लाख, ठीक है। देखो पहले ये 60,000 यहाँ से खत्म हो गई होंगी, ठीक है। फिर ये 40,000 भी यहाँ से खत्म हो गई होंगी, तो ये 40,000 तो पूरी, ये 1 लाख तो पूरी यहीं से चली गई। अब ये 10,000 बची, ये यहाँ से खत्म हो गई होगी, दैट मीन्स 70 तो ये वाली है और ये पूरी है, ठीक है। तो इसकी तो पूरी कॉस्ट ले लो 10,000, इसको प्रोपोर्शनेट कर दो कि 73,600 अगर 80 पे है तो 70 पे कितना होगा, 64,400 प्लस 10,000, 74,408। कम इंटरेस्ट पे होती, तुम्हें तो ये कॉलम में जो अमाउंट आ रहा है वही तो लेना है, वही तो कॉस्ट है। अगर कम इंटरेस्ट होता तो मैं कम इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट अलग कर देता, तो क्या कह रहे हो, उसको क्यों प्रोपोर्शनेट करते, ये तो पूरी बची हुई है ना मेरे पास, हाँ, वो तो यहीं पर ही आ जाता ना अमाउंट, ठीक है। प्रोपोर्शनेट तो तब करोगे ना जब इसमें से कुछ बचती, ये तो पूरी बची हुई है तेरे पास, तो ये तो पूरी ले लेगा ना वैल्यू, ठीक है। अब पीएनएल अकाउंट में एक तो इंटरेस्ट वाला कॉलम दिखा देना आप, ठीक है, और बाकी प्रॉफिट और लॉस मैं तो नेट करके दिखाता हूँ, बाकी आप अलग अलग करके दिखाना चाहो अलग अलग भी दिखा सकते। हो जाएगा क्वेश्चन, यस हो जाएगा, करके देखना है। ओके नवंबर 22, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है, कर लेते हैं। हाँ क्या हो गया, नवंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो इस क्वेश्चन को। अल्फा लिमिटेड परचेज्ड 5,000 13.5% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच ऑफ पैरगॉट लिमिटेड ऑन 1 मई 2021 एट 1051 कम इंटरेस्ट बेसिस। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर इज पेबल ऑन 31st and 30th of March and September respectively, ठीक है। On 1st August, the company again purchased 2,500 such debenture at 102.50 कम इंटरेस्ट बेसिस। On 1st October 21, company sold 2,000 डिबेंचर at 103 on X इंटरेस्ट बेसिस। द मार्केट वैल्यू इतनी है आपकी, ब्रोकरेज वाला पॉइंट कहाँ है, कहाँ है इसमें ब्रोकरेज वाला पॉइंट? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं ना 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँ अभी, एक शेयर्स का एक डिबेंचर का, मतलब सारे डिस्कस करने के बजाय ना 2 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो इसको मैं छोड़ दूँ, ये आप कर लोगे, कोई भी अगर आपको लगे कि सर ये करना है तो वो कर लेंगे। अरे उसका रहने दो, सुन मेरी बात, उसका रहने दो। स्टडी मैट का कोई है तो बता दो।
ये कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये वाला देखना है, करना है। ये हो गया आपका आरटीपी मई 22। लो जी, आरटीपी मई 22 एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अगर आपको लगता है तो ये कर लेंगे। एक डिबेंचर का कर लेते हैं, एक शेयर का कर लेते हैं। मिस्टर वाइस हैड 12% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 ऑफ अल्फा लिमिटेड एज करंट इन्वेस्टमेंट। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। 1/4/20 को ओपनिंग बैलेंस 4 है, डिबेंचर कॉस्टिंग 98 ईच, एक्स इंटरेस्ट होगा ये। 1 जून 20 को परचेज 2000 डिबेंचर 120 कम इंटरेस्ट। 1 9 को सोल्ड 3000 डिबेंचर 110 कम इंटरेस्ट। 1 दिसंबर को सोल्ड, 31 जनवरी को परचेज करे और मार्केट वैल्यू कितनी है 105 रुपये ईच। इंटरेस्ट की ड्यू डेट 30 जून 31 दिसंबर है। वाइज बुक्स क्लोज कर रहा है 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट एक्रूड भी होगा इसमें। 2% ब्रोकरेज है ऑल ट्रांजेक्शन पे। अच्छा, ब्रोकरेज किस पे होती है, कौन से प्राइस पे होती है, कोटेड पे होती है, ध्यान रखना, परचेज प्राइस, चाहे वो कम हो चाहे वो एक्स हो। शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाइज फॉलोइंग फीफो मेथड। इसको कर ले सॉल्व, स्टडी मैट का। स्टडी मैट का कह रहे हो आप, इलस्ट्रेशन नंबर 7 कर लें। पेज नंबर बताना, 19। ये वाला ठीक है। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 7 को। एक तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, एक बार सारे क्वेश्चन गो थ्रू तो कर लें। ठीक है, तो यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक डिबेंचर का भी निकाल लेना क्वेश्चन, एक डिबेंचर का भी कर लेंगे। अब आ जाओ सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर, हाँ, या मिक्स कर लो, हाँ वो भी ठीक। मिक्स वाला आसान होता है वैसे, मिक्स में ज़्यादा एडजस्टमेंट देता नहीं है ना वो। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, ये कर सकते हैं। जो तुमने क्वेश्चन जो हाँ जो तुमने अभी स्टडी मेट का निकलवाया ना वो सेम ही क्वेश्चन है ये, तो इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो इसको करते हैं सॉल्व, छोड़ो स्टडी मेट का, ये वाला कर लेते हैं सॉल्व। स्टडी मेट में ना डेट दे नहीं रखी होती, वो बड़ी दिक्कत होती है उसे सॉल्व करने में। ये सजेस्टेड आंसर है नवंबर 22। लास्ट ईयर में जो स्टडी सजेस्टेड का क्वेश्चन था वो इजी था। हाँ, उसको तो नहीं करना। ठीक है, तो ये कर लेते हैं फिर। मई 22 का 20 नंबर का था। ठीक है, ये वाला कर रहे हैं, ओके। लो जी, पढ़ो, आप भी करना सॉल्व, या देख लो, आप लोग सॉल्व मत करो, देख लो। ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेना घर पे, देख के मुझे बताते रहना ना फिगर्स।
मिस्टर सौरभ हेल्ड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ बीटी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021. नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज 2 ईच एंड बुक वैल्यू इज 7 रुपीज पर शेयर. ठीक है जी, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ. 1 अप्रैल 21 कितने शेयर है उसके पास. क्वेश्चन बेटर रहता है डायग्राम बनाने से ना, क्वेश्चन इजी हो जाता है. 10,000 शेयर, नॉमिनल वैल्यू बनाना चाहिए 2 रुपये. बुक वैल्यू 7. बुक वैल्यू को कह सकते हो, कॉस्ट कह सकते हो. ऑन 4th जुलाई ही परचेज अनदर 7500 शेयर ऑफ 10 ईच. ये आ गई आपकी 4 जुलाई. परचेज 7500 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपीज के हिसाब से. ठीक है. On 31st July, company announced bonus and right issue. Bonus was declared 1 share for every 5 share held and received on 5th August 2021. लो जी 5th August. बोनस किस रेशो में, 1:5. तो 1:5 निकाल लो, 10 17,500 3500 शेयर्स. ठीक है. राइट इशू टू बी issued on 12 September 21 which entitle the shareholder to subscribe to additional 2 share for every 7 share held at 2 rupees per share. ठीक है. राइट कितना है आपका, 2:7 का है. राइट प्राइस कितना है आपका, 2 रुपीज पर शेयर. शेयर होल्डर वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट्स इन फुल और इन पार्ट. मिस्टर सौरभ सोल्ड होल ऑफ हिज एंटाइटलमेंट टू मिस्टर निहाल एट 1.50 पर शेयर. सारी राइट ही बेच दी उसने 1.5 रुपये के हिसाब से. 12 सितंबर. राइट कितने शेयर्स का आ गया, 2:7. तो 2:7 जोड़ दो, 17.5 प्लस 3500 इंटू 2/7. ये हो गया 6,000 शेयर्स. 2:7 7 3 3 6 तो आएगा. राइट उसने कितने में बेच दी, 1.50 पे उसने सेल कर दी. सेल कर दी. ठीक है. सारी राइट उसने सेल कर दी. यहाँ पर डिविडेंड वॉज डिक्लेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एट 25% एंड रिसीव बाय सौरभ ऑन 19 सितंबर 21. मतलब वो कह रहा है इस साल का डिविडेंड, इस साल का डिविडेंड उसे कब मिला है, 19 सितंबर 21 को. डिविडेंड एट द रेट ऑफ 25%. मुझे बताओ डिविडेंड कौन कौन से शेयर्स पे मिलेगा. एक तो इस पे मिलेगा और इस पे भी मिलेगा. क्या बोनस राइट पे होगा, नहीं होगा सर, वो तो इसी साल इशू हुए. ये वाले शेयर जो उसने परचेज किए ये पहले से इशूड थे कंपनी के हाथों में. ये प्री एक्विजिशन हो गया, ओपनिंग पोस्ट हो गया. ठीक है, बात समझ में आती है. 11 दिसंबर को सौरभ सोल्ड 7500 शेयर एट 8 रुपीज पर शेयर. 11 दिसंबर सोल्ड 7500 शेयर एट 8 रुपीज पर शेयर. ठीक है. मार्केट प्राइस 31 मार्च 22 को कितना है, 7 रुपए. ये आपकी 31 मार्च 22 आ गई. यहां पर मार्केट वैल्यू है आपकी 7 रुपए. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सौरभ ऑन 31 मार्च 22 कंसिडरिंग द अबव मेंशन पॉइंट एंड ऑल्सो स्टेट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन दैट डेट एज्यूमिंग इन्वेस्टमेंट एज करंट इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन में वैल्यूएशन मेथड नहीं बोला तो हम क्या फॉलो करेंगे, वेटेड एवरेज. ठीक है, ये क्वेश्चन है. बस समरी बना लो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है. ठीक है, अब आसान लगेगा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेट पर्टिकुलर
नंबर, डिविडेंड अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड अमाउंट। दम नहीं है क्वेश्चन में, तुमने चूज तो करवा दिया, इतना कुछ खास। 1/4/21 टू बैलेंस बीडी कितना? 10,000 शेयर्स, कितने रुपए के हिसाब से? 70,000। ठीक है, ये वाला काम हो गया मेरा। अब 4 जुलाई को परचेज करा 7510 के हिसाब से, 4/7/21 टू बैंक, 7500 शेयर कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से 75,000। ठीक है, 5/8/21 को बोनस, टू बोनस 3500 शेयर्स। ठीक है, बोनस का भी काम होगा। राइट, अब राइट का सारी राइट हो गई है तो आपको नोट में लिखना पड़ेगा, नोट। सेल ऑफ राइट, कितना शेयर्स, कितने शेयर्स थे आपके? थोड़ा वर्किंग करके दिखाते ना, राइट कैसे निकाले। 6000 इंटू 1.5, 6000 इंटू 1.5 हो गया 9000, क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अगर कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखना, सौरभ इंडिविजुअल है तो पीएनएल अकाउंट वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट का भी काम हो गया। अब 19/9 को डिविडेंड की एंट्री, 19/9/21 बाय बैंक, 25% डिविडेंड। 25% किसका? 10,000 इंटू कितना रुपए? 2 रुपए, फेस वैल्यू भी तो मिलेगा। ठीक है, तो 20,000 का 25%, 5,000। ये 5,000 क्या है आपका? कौन सा डिविडेंड है? ये प्री है, पोस्ट है? ये पोस्ट है, तो ये तो डिविडेंड कॉलम में। और प्री वाला कितना होगा? 75,000 का 25%, 18,750। ये आपका पोस्ट हो गया, ये अमाउंट वाले कॉस्ट वाले कॉलम। ठीक है, अब बेचे हैं 11 दिसंबर को बाय बैंक, सेल 7500 शेयर 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से 60,000। ठीक है, अब 31 मार्च को वैल्यूएशन कर लो, 31 मार्च 22 पीएनएल बैलेंस में 75,000 का 25%, गलत आ रहा है। अच्छा 10 रुपये तो परचेज प्राइस है, हाँ नॉमिनल वैल्यू तो 2 ही है, आई एम सॉरी। 75,000 इंटू 2 का 25%, 37,500। 3750, 3750। ठीक है, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी कितने शेयर्स बच गए? 13,500। इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? 70 प्लस 75 माइनस रिकवरी ऑफ कॉस्ट 3750, 141,250। ये कितने की है? 21 की। ये 21,000 की है तो 13,500 की कितनी होगी? 90804।
यही आ रहा है क्या? हाँ जी 90804 फेयर वैल्यू भी है क्वेश्चन में। मार्केट प्राइस है 7 रुपये पर शेयर। मार्केट प्राइस तेरा 507 कितना आता है? 94,500। ठीक है, विच एवरेज लोअर लेना है तो लोअर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 90804। किसी को ये ना समझ में आओ कि 90804 कैसा आया, ये निकाला हमने टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? दिस प्लस दिस माइनस रिकवरी ऑफ कॉस्ट 3750 डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू दिस इनटू क्लोजिंग फेस वैल्यू दिस, तो 90804 आ गया आपका। ठीक है, टू P&L अकाउंट एक तो डिविडेंड आएगा 5000 और प्रॉफिट कितना आ गया? 955। ठीक है, हो गया। थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट कर देना, थोड़ी वर्किंग्स और दिखा देना, 10 नंबर पक्के। ठीक है, मई 22 में है कुछ? कौन सा क्वेश्चन है मई 22 का? आया तो होगा यार। नहीं आया दिसंबर में? ये रहा, ये करना है। मिक्स क्वेश्चन है वैसे ही। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 21 पर्पल लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 1 अप्रैल को उसने 4 लाख रुपए के 10% गवर्नमेंट। अच्छा, जब आपको फेस वैल्यू ऐसे दे रखी होगी ना रुपीज में, तो रुपीज में ही किया करो फिर क्वेश्चन। इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 अप्रैल 31 अक्टूबर ऑन एट 70 कम इंटरेस्ट। फिर 1 अप्रैल 20 को परचेज करे 6000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 रुपये ईच XY लिमिटेड के 126 के। सेल करे 80,000 रुपये के 10% गवर्नमेंट लोन 75x इंटरेस्ट। 15 जनवरी को उसने बोनस निकाला और सारे बोनस शेयर बेच भी दिए उसने। फिर डिविडेंड मिला 31 दिसंबर 20 वाले ईयर का। बताओ करूं? कर लोगे? श्योर? एक क्वेश्चन तो मैं करना चाहता हूँ, बताओ ना कौन सा करूँ? अच्छा, मैं कर लूँ, तुम जा रहे हो? नहीं, ये इसमें देखो ना सजेस्टेड में। ये क्वेश्चन कैसा है? ये करे क्वेश्चन? इसमें दम नहीं है। ये 20 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ,
P&L अकाउंट भी बनाना है इसमें। एएस के हिसाब से उसने पूछा, बस वैल्यूएशन कैसे करोगे आप। हाँ तो ये कर लेते हैं क्वेश्चन, अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है ये करते हैं क्वेश्चन, फिर छुट्टी। मतलब पी वाई क्यू में 23 तो तुम कह रहे हो कि आसानी है, देखो पी वाई क्यू में 23 का क्वेश्चन कैसा था। अगर तुम सब पी वाई क्यू का क्वेश्चन कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर्स खरीदे बुक वैल्यू होगी, फिर शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, ठीक है, ये इंटरेस्ट की डेट आ गई, डिविडेंड डिक्लेयर किया, अनलिमिटेड शेयर बॉन्ड नो मार्केट प्राइस इतना, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड ड्यू हो गया। इसमें कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ठीक है। तो एक काम करते हैं वाला करते हैं 20 नंबर वाला, एक दो पॉइंट उसमें नए भी सीख जाओगे तुम। क्या है पढ़ो। मिस्टर जेड हैज मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। पहली इन्वेस्टमेंट उसने क्या करी है, 8% बॉन्ड्स, फेस वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से। डेट 1 जून 20 को उसने परचेज करे 36,000 बॉन्ड एट 86 कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। फिर उसने 15 फरवरी को बेच दिए 24,000 बॉन्ड 92 कम एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 30 सितंबर और 31 मार्च का, ठीक है। ये तो बॉन्ड वाला केस हो गया। शेयर्स वाला भी देखते हैं आगे नीचे क्या कह रहा है। बोथ द इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट हमने क्लासीफाई किया है, 15 मई को वो रीक्लासीफाई करना चाहता है, छोड़ो से। ठीक है तो पहले बॉन्ड वाला अकाउंट बना लो, बॉन्ड वाला अकाउंट। इसमें पेज कैसे ऐड होगा, लो जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बॉन्ड वाला 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड। अरे तुम कर रहे हो या मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ फेस वैल्यू है ना, ये नंबर्स है, नंबर्स है, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो इजी हो जाता है उससे। इंटरेस्ट कॉस्ट या अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, नंबर, इंटरेस्ट कॉस्ट। लो सबसे पहले 1 जून 20 आपने परचेज करे टू बैंक, क्या खरीदा, 36,000 बॉन्ड 86 कम इंटरेस्ट, 36,000 बॉन्ड 86 कम इंटरेस्ट। मैं वर्किंग नहीं बना रहा, वर्किंग आप बना लेना, ठीक है। अब देखो 36,000 बॉन्ड 86 कम इंटरेस्ट, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था आपको, 31 मार्च को, तो कितने महीने का हो गया आपका, अप्रैल मई, 2 महीने का हो गया। तो क्या लिखोगे आप, 36,000 इंटू 86, अप्रैल मई, 2 महीने का ही तो होगा, 2 महीने का हुआ ना,
तो 36,000 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 2/12, 48,000 का इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, तो 48,000 का तो इंटरेस्ट हो गया आपका, और कॉस्ट देख लो, कम इंटरेस्ट प्राइस है तो 36,000 इंटू 86 माइनस 48,000, 3048। ठीक है, क्लियर। फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, 24,000 बॉन्ड बेच दिए 15 फेब को, उससे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको बाय बैंक। निकालो 36,000 का 8%, 288 और 288। ठीक है, फिर 15 फेब को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी बाय बैंक, 24,000 बॉन्ड बेच दिया 92x इंटरेस्ट। ठीक है, तो 24,000 आपने सेल कर दिया, तो 24,000 का 100 इंटू 8%, कितने महीने का, 4.5 महीने का इंटू है, हाँ हम्म, 72,000 आ रहा है, चेक करना, 24,000 8, 72 आ रहा है, और 24,000 इंटू 92 एक्स इंटरेस्ट 22,8। ठीक है, अब 31 मार्च 21 बाय बैलेंस सीडी कितने बचे, 36 माइनस 24, 12,000 बचे। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रू होगा, यस होगा ना, नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 31 मार्च हमारी इंटरेस्ट की डेट भी है, तो पहले इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री डालो दोबारा, समझे या नहीं, इंटरेस्ट की एंट्री डालोगे ना बाय बैंक 12,000 पे, वेरी गुड, 12,000 इंटू 100 का 8%, 48,000, 48,000 का इंटरेस्ट। अब 12,000 पे निकाल लो आप इसकी वैल्यूएशन, मेथड कौन सा लगाना है, वेटेड एवरेज ही लगाना है, हाँ तो वेटेड एवरेज ही लगाओगे ना, मार्केट वैल्यू नहीं दे रहेगी, 31 मार्च की दे रहेगी, 15 मई की दे रहेगी है, अरे बेवकूफ़ो क्या लिखा है, 15 मई को रिक्लासीफाई कर रहा है, और उस दिन पे आपकी वैसे भी शेयर्स की दे रखी है मार्केट वैल्यू। ठीक है, बॉन्ड्स तो है ही नहीं हमारे पास उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, और वैसे भी शेयर का भी केस करोगे तो ये मार्केट वैल्यू 15 मई की 31 मार्च की नहीं है, हाँ, तो वेटेड एवरेज के हिसाब से निकाल लो आप, वेटेड एवरेज बनती है आपकी 30/48 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 12, 10 लाख 16,000, 10-16 आ गया। ठीक है, अब पीएल निकालो, टू पीएनएल, पीएनएल निकालो, 288 प्लस 72 प्लस 48 माइनस 360 तो इंटरेस्ट के कॉलम में आ गया, और प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है, 176 का प्रॉफिट। चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन मैच हो रहा है, मैच हो रहा है आंसर, ये देखो दिस 216, इंटरेस्ट में कुछ गलती कर दी हमने, ये 144, तो ये अमाउंट तुमने गलत लिखवाया 288, अरे यार तुम क्या करते हो,
144 करवाओ। दो 16 ठीक है। बॉन्ड का ये हो गया अकाउंट, अब शेयर्स पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट अकाउंट, शेयर्स, पर्टिकुलर्स, डिविडेंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अरे क्यों क्या करते हो यार तुम, बच्चों वाली हरकतें। 1 अप्रैल 20, फालतू बोलो तो बाहर ले जाके मारो उसे। 1 अप्रैल 20, ओपनिंग बैलेंस 8000 शेयर्स ऑफ अ बुक वैल्यू 190 पर शेयर। बताओ जल्दी जल्दी डलो यार, जाओ अपना संडे एंजॉय करो। मेरा भी संडे खराब कर रहे हो तुम। बताओ 8190 के हिसाब से कितना? एक भी कैलकुलेशन गलत हुई ना, वो तो मारेगा ही मारेगा, मैं अलग मारूंगा, ठीक है। 1 में 20, फर्स्ट में 20, 7000 शेयर खरीदे 230 ऑन कम राइट बेसिस। ध्यान रखना, पॉइंट अच्छा है, कम राइट बेसिस है, महंगे खरीदे हुए हैं। ब्रोकरेज कितनी है आपकी? 1% इन एडिशन, ठीक है। ये हो गया आपका 7000, 1626100 है ना। टोटल बता रहा हूँ मैं, 7000 शेयर्स टोटल फाइनल अमाउंट बता रहा हूँ। हाँ तुम क्या बता रहे हो फिर? नहीं अलग से, वो टोटल बताओ ना, है ना। 16, 26, 100, ठीक है। ध्यान रखना कम राइट है। फिर कंपनी ने बोनस इशू किया 15 जून को 2:5 का, 2 बोनस 6000 शेयर्स, 2:5 है ना, 6000 शेयर्स आ गए, ठीक है। 1 अगस्त को कंपनी ने राइट इशू निकाला 1/7 का, हेल्ड एट 230 पर शेयर। एंटायर मनी वॉज पेबल बाय 31 अगस्त 2020, ठीक है। 25 अगस्त को 30% राइट जो थी उसने सेल कर दी 75 के हिसाब से, और रिमेनिंग राइट वर सब्सक्राइब। राइट सब्सक्राइब कितनी करी है? पहले राइट शेयर है कितने? 1/7 तो हो गया आपका 15, 3000 शेयर के राइट है आपके, और हाँ 70% सब्सक्राइब कर ली। 25, 8, 20, 2100 और कितने रुपए के हिसाब से? 230, 483। राइट बेची कितनी है? 900 इंटू 75, 67,500। अब एक मिनट मुझे ये बताओ, ये 900 पीएल में जाएगा या रिकवरी ऑफ कॉस्ट है? आपने शेयर तो कम राइट के खरीदे थे, रिकवरी ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। हाँ
हाँ देखते हैं कि इसमें क्या कर रहा है। हाँ इसका भी लॉजिक बताता हूँ, मैं यही देख रहा था क्या कर रहा है ये। देखो पीएल में पता है क्यों क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि बाद में प्राइस जो है वो एक्स राइट हुआ है या नहीं हुआ। बाद में प्राइस गिरना भी तो चाहिए ना, बाद में प्राइस गिरेगा तो जितना गिरेगा वो तो बढ़ गया ना। जो आप कह रहे हो 260 है वो गिरा थोड़ी ना, तो और बढ़ गया प्राइस। उस पर कितना था, वो तो बात की बात है ना। जिस टाइम पे राइट आप रिनाउंस कर रहे हो उस टाइम की बात कर रहा है, क्या प्राइस गिरा है या नहीं गिरा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान के चलेंगे कि प्राइस नहीं गिरा। अगर गिर जाता तो जितना गिरता उतना रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता, समझे या नहीं। हाँ बाकी पीएल में जाता, अगर गिवन हो तभी लेंगे। देखो यहाँ से एक इंडिकेशन तो आ गया तुम्हारे पास, सुनो मेरी बात, यहाँ से एक इंडिकेशन तो आ गया, कम राइट है तो सर गिरने वाला पॉइंट हो सकता है, रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो बाकी आप सेल ऑफ राइट मान लो। आप कैसे जूम कर लोगे, देखो सेल ऑफ राइट कैसे निकालोगे, सेल ऑफ राइट का कॉन्सेप्ट देखो, आपको ये पता लग गया 3000 राइट शेयर है, 3000 राइट शेयर कैसा है 1/7, कितना 1/7, 8 + 7 + 6 21,000 का 1/7, यानी कि 3000 राइट शेयर आ गए। 3000 में से 30% तो वो रिनाउंस कर रहा है, बाकी सब्सक्राइब कर रहा है, तो 900 शेयर वो रिनाउंस कर रहा है, कितने रुपए में 75 के हिसाब से रिनाउंस कर रहा है, तो 67,500 क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। बट हमने जब शेयर खरीदे थे वो हमने कम राइट प्राइस पे खरीदे थे, कम राइट प्राइस पर हमने महंगे खरीदे हुए शेयर। अगर मान लो राइट खरीदने के बाद शेयर प्राइस गिर जाता तो जितना गिरता उतना आपका क्या होता, उतना ये सेल ऑफ राइट क्या होता, आपका रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता। क्वेश्चन में लिखा होगा तभी आप मानोगे कम राइट, तभी तो पता लगेगा आपको कम राइट है या नहीं। इसमें लिखा है कम राइट प्राइस, इसमें तो लिखा है ना कि भाई तुमने कम राइट खरीदा है, लेकिन इसमें नीचे ये नहीं लिखा कि बाद में प्राइस गिरा है या नहीं गिरा, क्योंकि बाद में प्राइस गिरा है या नहीं गिरा ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम सेल ऑफ राइट को क्या करेंगे, पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। रिनाउंस करेंगे, हाँ तो मान के चलेंगे कि अभी प्राइस गिरा ही नहीं है, हाँ मतलब वही 230 ही है प्राइस शेयर। अगर 200 होता फिर क्या करते, इसका पॉइंट देखो, 200 होता तो आपका कितना प्राइस, कितना अमाउंट गिर चुका होता, 30 रुपये पर शेयर, तो आपके 900 × 30 27,000, तो 67,500 में से 27,000 तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट होता और बाकी पीएल में जाता। ये पॉइंट है, आता है स्टडी मैट में तो है, मेरे को याद है अच्छे से, मैंने करा रखा है क्वेश्चन ऐसा। चलो छोड़ो यार, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, पता लग गया कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सेल ऑफ राइट हो गया आपका। अब इसके बाद आ जाओ, अब डिविडेंड पे आ जाओ। 16/9 को कंपनी ने डिविडेंड दिया 6 रुपये पर शेयर ऑन 31 मार्च 20 वॉज रिसीव्ड ऑन 16/9/20, नो डिविडेंड ऑन राइट एंड बोनस, ठीक है, तो 6 रुपये का डिविडेंड है बाय बैंक। ₹6 पर शेयर, 6 रुपये पर शेयर। अच्छा बताओ 6 रुपये पर शेयर 8,000 शेयर पे भी होगा, 8 × 6 48,000, ये तो मेरी इनकम होगी, पोस्ट एक्विजिशन हो गया, और 7 × 6 42,000 रुपये, ये प्री हो गया। समझ गए ये प्री और पोस्ट कैसा आया भाई, जो पुराने शेयर थे उस पर तो पोस्ट है ना, वो तो मेरी इनकम है, और जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदे उसका भी डिविडेंड मिला है, वो हमारा क्या है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, उसी का तो करा है 7 × 6, ये राइट है, राइट। बोनस राइट में नहीं है, उसने क्वेश्चन में लिखा भी है और वैसे होता भी नहीं है, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द ईयर ही इशू में। फिर एक बार को उसने 7,000 शेयर 260 पे बेच दिए, 1% ब्रोकरेज एक्स्ट्रा।
1/12/20 बाय बैंक 7,000 शेयर 260 के बेच दिए। -1%, 1801,800, 1801,800 ये आ रहा है मेरा। ब्रोकरेज भी काट लेना 1%, ठीक है ना। फिर उसके बाद इंटरिम डिविडेंड मिला है 3 पर शेयर फॉर द ईयर 2021। ये सारे शेयर के हो गए। हाँ बहुत बढ़िया, सही पॉइंट। 25 जनवरी 21 बाय बैंक। इंटरिम डिविडेंड इनकम का पार्ट है, इनकम का पार्ट है। ये कितना है आपका 3 रुपये पर शेयर। कितने शेयर पे? सारे शेयर पे होगा। 15, हाँ 16,100 पे 3 रुपये, 48,300 करने के बाद ही तो बता रहा हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। अब 31 मार्च को शेयर का मार्केट प्राइस कितना है? 260। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं, ओह इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन करते हैं। कितना हो गया? देखो क्या क्या होगा। 15, 20 प्लस 16, 26, 100 प्लस 483 माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 42,000। नेट कॉस्ट इज 3587100। 3 क्या? एक ही तो माइनस होगा, जो सेल वाला है वो थोड़ी ना माइनस होगा। प्री एक्विजिशन तो माइनस होगा कॉस्ट में से। भाई कॉन्सेप्ट पढ़ लो अच्छे से। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 23,100 इंटू बचे कितने हैं? बाय बैलेंस सीडी कितने शेयर्स बचे? 16,100। हाँ 25,00,100 ये तो कॉस्ट है। और मार्केट वैल्यू देख लो, मार्केट वैल्यू आ रही है 4186,000। तो हम वैल्यूएशन किस पे करेंगे? 25 लाख। 25,00,100 25,00,100, ठीक है। अब पीएल वगैरह निकाल लो। टू पीएल डिविडेंड इनकम डाल दो 48 प्लस 96,300 तो डिविडेंड इनकम आ गई। और यहाँ प्रॉफिट और लॉस आप निकाल लो एक बार। $714,800 $714,800 प्रॉफिट है, ठीक है। क्लियर है? ये वाला पॉइंट हो गया हमारा पूरा। अब रीक्लास, अच्छा पीएल अकाउंट भी पूछ रहा था वो। पीएल अकाउंट बनाना हो तो कैसे बनाओगे? ये लो पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में क्या क्या जाएगा आपका? एक तो ये इनकम जाएगा डिविडेंड वाला, बाय डिविडेंड इनकम दिखा देना 96,300 बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो इस पर प्रॉफिट हुआ है आपको 714,800। हाँ राइट शेयर वाला भी आएगा, बहुत अच्छा। बाय सेल ऑफ राइट 67,500 और बॉन्ड वाले से भी आएगा। बॉन्ड वाले से ये दोनों फिगर आ जाएंगे आप, ठीक है। देखो किस तरीके से बना रहा है, ठीक है। मेरी भी अभी 10-15 मिनट में हो गई। ठीक है, ये पीएल अकाउंट देख लो, ये रहा पीएनएल अकाउंट, ठीक है। 176 की फिगर आ गई, 216 आ गया, 67 आ गया, दिस आ गया, दिस आ गया, ये सब बैलेंस शीट आ गया पीएल। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो यार जल्दी फटाफट, हो गया। अब इसके बाद रिक्लासिफिकेशन वाला पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है। अरे मैं वहीं से पढ़ के दिखा देता हूँ ना।
वो कह रहे 15 मई को कंपनी ने क्या करा, शेयर्स को रिक्लासिफाई कर दिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बताओ करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं तो वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। शेयर वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट 180, ठीक है। देखो कॉस्ट भी आपके पास, बुक वैल्यू है, सब कुछ है, आप कंपेयर कर लो। करंट से लॉन्ग टर्म पे जाएंगे तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस। आप बुक वैल्यू क्यों कह रहे थे भाई, ना ना, करंट से लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस होगा ना। नहीं, रिक्लासिफाइड एज करंट टू लॉन्ग टर्म कह रहा है वो, करंट तो पहले से ही थी ना वो इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म। हाँ, तो डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन है 15 मई। 15 मई को आपको कॉस्ट निकालनी है। बताओ 15 मई को कॉस्ट कैसे निकालोगे, आपकी टोटल कॉस्ट थी 25,00100, 16,100 शेयर्स पे तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 155.29, मार्केट वैल्यू कितनी आपकी 180, तो वैल्यूएशन किस पे होगी 155.29, तो शेयर्स टू बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट 155.2। 180 मई का वो है मार्केट प्राइस, तो डेट ऑफ ट्रांसफर है ना, उस दिन देखोगे ना मार्केट प्राइस कितना है। कॉस्ट देख लिया आपने, कॉस्ट तो क्वेश्चन से पता लग गई थी आपको कि भाई 25,100,000 शेयर है, टोटल कॉस्ट है 16,100 शेयर्स की, तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी 155.29, मार्केट प्राइस है 180 विच एवर इज लोअर, तो 155.29 पे आप उस शेयर को रिक्लासिफाई करते हो, ठीक है। तो ये लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। वही बात वही आ गई ना, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, एएस का पार्ट भी डाल दिया इन्होंने, तो वही 20 नंबर का डाल दिया चैप्टर, तो ये आप मान के चलो इस बार भी चैप्टर कम से कम 15 नंबर की वेटेज मुझे लग रहा है रखेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे इन्होंने किया 20 नहीं पूछे तो 15 नंबर में भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो आपसे, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी, ये चैप्टर पूरा करके आओगे क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब 8 तारीख से पहले पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन है मेरे पास, अब 4 दिन में जो मैंने चैप्टर निकाले हैं वो हैं एस हो नहीं पाएंगे, तो मैंने चैप्टर निकाले बोनस, राइट, प्री पोस्ट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये ठीक है, ये आपको करना है, बोनस राइट, प्री पोस्ट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कल हम करेंगे बोनस राइट, ठीक है, छोटा है, ठीक है, तो साथ में हम देखते हैं प्री पोस्ट भी अगर निपटाना हो तो निपटा लेंगे, 2 क्लास लगानी हो तो 2 क्लास लगा के, मैं एक ही लेक्चर में नहीं रखूंगा, अलग अलग लेक्चर रखूंगा, सेशंस अलग अलग रखूंगा, तो हो सके अगर दोनों करना हो तो दोनों इकट्ठे भी कर लेंगे, फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद हमारे पास जो टाइम रहेगा 8, 9, 10 ये टेस्ट होंगे, इसमें 2 नहीं, वहीं पर ही घर पे दे देना आप टेस्ट, मैं आपको क्वेश्चन पेपर बना के भेज दूंगा, घर पे बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। 2 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट में तो आपका वही इंश्योरेंस, हायर परचेज और इन्वेस्टमेंट, एक टेस्ट ये हो गया, और एक टेस्ट इन चारों चैप्टर का हो जाएगा, एक टेस्ट इन चारों चैप्टर का हो जाएगा, एक टेस्ट इंश्योरेंस, हायर परचेज और इन्वेस्टमेंट। 10 को ना रखूँ, हाँ वो तो मैं बना के दे दूंगा आपको 8 को, अच्छा बढ़ते हैं, वो तुम अपने आप कर लेना, ठीक है, टाइम लिख दूंगा, जब भी आपको करना हो कर लेना, टाइम पे करके मेरे को दिखा देना, कि मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम 3 बजे, और अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।